जीवन निश्चित ही विरोधों से भरा है, कंट्रडिक्शंस से भरा है। विरोध जीवन के लिए जरूरी भी है। जैसे कोई भवन निर्माण करने वाला द्वार के ऊपर विरोधी ईंटों को लगा के आर्च निर्मित करता है, दो तरफ से विरोधी ईंटों का दबाव द्वार बन जाता है। जीवन की सारी व्यवस्था विरोध और उनके दबाव पर निर्भर है। जीवन में यदि विरोध न हो तो जीवन ही असंभव है। कंट्रडिक्टरी पोल्स, विरोधी छोर, उनका तनाव और दबाव ही जीवन को निर्मित करते हैं। तो विरोध जीवन विरोधी नहीं है। विरोध के ही मध्य और बीच जीवन की सारी लीला और खेल। अंधेरे और प्रकाश से मिलके, धूप और छाया से मिलके, जन्म और मृत्यु से मिलके, स्त्री और पुरुष से मिलके, नेगेटिव और पॉजिटिव से मिलके सारे जीवन की व्यवस्था है। इसलिए ऐसा तो कभी नहीं होगा कि विरोध समाप्त हो जाए। विरोध समाप्त हुए कि जीवन समाप्त हुआ। विरोध तो रहेंगे ही। तब करना क्या है? करना ऐसा है कि विरोध हो और विरोधों के बीच एक हार्मनी हो, एक संगति हो। यानी विरोध ऐसे हो कि दोनों मिलकर जीवन को गति देते हो, रोकते ना हो। विरोध ऐसे भी हो सकते हैं कि जीवन रुके, बाधा पड़े। विरोध ऐसे भी हो सकते हैं कि जीवन को गति मिले, यात्रा हो। विरोध समाप्त नहीं हो सकते। विरोध को समाप्त करने की बात ही गलत है। हाँ, विरोध ऐसे हो सकते हैं कि जीवन के लिए मित्र, सहयोगी और साथी बने, और ऐसे भी हो सकते हैं कि जीवन नष्ट हो जाए। तो कैसे विरोध हो, ये चुनाव की बात है। तो मैं विरोधों का विरोधी नहीं हूं, सिर्फ उन विरोधों को इंकार करता हूं जिनसे जीवन नष्ट होता है। और जीवन का सम्यक संगीत विरोध के बीच ही एक लयबद्धता, एक रिदम को खोजने से होता है। जब एक संगीतज्ञ, एक सितार वादक सितार बजा रहा है तो वो बहुत से स्वर पैदा कर रहा है। उन सब स्वरों के बीच एक सामंजस्य है तो संगीत पैदा हो गया। 5-10 पागल मिलके भी एक कमरे में बहुत से स्वर पैदा कर सकते हैं, लेकिन उससे संगीत पैदा नहीं हो जाएगा। स्वर तो हो जाएंगे बहुत पैदा, लेकिन वे स्वर विसंगीत पैदा करेंगे, संगीत नहीं। डिस्कॉर्डेंट होंगे, हार्मोनियस नहीं। ऐसी ही जीवन की स्थिति है। ऐसे स्वर जीवन में पैदा हो सकते हैं जो विरोधी हों लेकिन संगीतपूर्ण हो, और ऐसा भी हो सकता है कि स्वर सिर्फ विरोधी हों, उनके बीच कोई अंत संबंध ना हो। आज जो समाज है वो ऐसा ही समाज है जो एक विसंगीत है। विरोध की वजह से ये विसंगीत नहीं है, विरोधों के बीच संगीत न खोजने की वजह से। इसलिए बहुत लोगों को ये उपद्रवपूर्ण स्थिति देख के लग सकता है कि हम सब विरोध समाप्त कर दें, लेकिन जिस दिन विरोध समाप्त होंगे उस दिन जीवन ही समाप्त हो जाता है। जीवन को खड़ा ही नहीं किया जा सकता। वो जो जीवन की गति है वो निरंतर विरोध के बीच है। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी आपको ख्याल नहीं है कि दो विरोधों के कारण आप चल पा रहे हैं। जब आप सड़क पे चल रहे हैं तब आप गति कर रहे हैं और जमीन का गुरुत्वाकर्षण आपकी गति को पूरे वक्त रोक रहा है। जमीन कह रही है रोकने के लिए, रुकने के लिए, ठहर जाने के लिए, और आप चल रहे हैं। इन दोनों के बीच एक तालमेल निर्धारित हो जाता है, इसलिए आप चल पाते हैं। अगर जमीन में गुरुत्वाकर्षण न हो तो आप चल ही नहीं पाएंगे, या आप में चलने की इच्छा न हो तो भी आप नहीं चल पाएंगे। जमीन का गुरुत्वाकर्षण और चलने की इच्छा, और इन दोनों के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी आपको गति देती है और चलाती है। अगर जमीन में गुरुत्वाकर्षण न हो तो आप जमीन से ही छूट जाएंगे, चलने का सवाल ही नहीं।
और आप में चलने की इच्छा ना हो तो आप बैठ जाएंगे। ये दो विरोधियों के बीच हम चल रहे हैं, हम जी रहे हैं। जीने के प्रतिपल में मृत्यु का विरोध खड़ा हुआ है। जीने का सारा रस इसीलिए है कि मृत्यु भी है। अगर ये निश्चित हो जाए कि मृत्यु नहीं है तो जीवन का रस तत्क्षण विलीन हो जाएगा। वो जो जीवन में आनंद और पुलक है वो प्रतिपल मृत्यु के साथ खड़े होने से। किसी भी दिन अगर आदमी ने ऐसा कर लिया कि मृत्यु को इंकार कर दिया और ऐसी व्यवस्था कर ली कि कोई नहीं मरेगा, तो उसी दिन से फिर कोई जिएगा भी नहीं, क्योंकि जीवन का सारा अर्थ ही खो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है तो बहुत रंगों से बनाता है, और अक्सर ऐसा होता है कि उसे अगर सफेद रंग उभारना हो तो पीछे काले रंग का बैकग्राउंड बनाता है। काले रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग उभरता है, दिखाई पड़ता है। उतना सफेद दिखाई पड़ता है जितना वो सफेद होता भी नहीं, वो काले की वजह से उतना सफेद दिखाई पड़ता है। काले और सफेद के बीच एक संगीत खोजता है तो चित्र बन जाता है। तो जीवन की बहुत गहरी व्याख्या में विरोध स्वीकृत होगा, उसको इंकार नहीं करना है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि विरोध अराजक हो जाए, कि विरोध के बीच का कोई संबंध ही न रह जाए। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दोनों विरोधी हैं, लेकिन बात करने में एक संगीत हो सकता है, क्योंकि दोनों विरोधी होते हुए भी एक दूसरे को समझने के लिए आतुर उत्सुक है। तब उनकी बातचीत एक संवाद है, एक डायलॉग है, और उन दोनों की बातचीत से सत्य के करीब वे दोनों पहुंचेंगे। वे विरोधी हैं, वे बिल्कुल विरोधी हैं। शायद वे इसी बात के लिए सहमत हैं कि दोनों असहमत होंगे, बस इतना ही एग्रीमेंट है उनके बीच, डिसएग्री होने का, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझने का एक भाव है, तो वो संगीत बना देगा। तब उनका विरोध भी मैत्रीपूर्ण हो जाएगा, और तब उस विरोध से भी वे सत्य के करीब पहुंचेंगे। दो व्यक्ति ऐसे विरोधी हो सकते हैं कि दूसरे को सुनने को राजी नहीं, अपना अपना बोल रहे हैं, दूसरे का सुन ही रहे हैं, दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तब वो स्थान पागल खाने का हो जाएगा। तब वे अपना बोल रहे हैं लेकिन दूसरे से कोई जोड़ नहीं, तब वे सत्य के करीब नहीं, पागल होने के करीब पहुंचेंगे। विरोध कैसा हो, कंट्राडिक्शन कैसा हो, ये सवाल है। और इसलिए मेरा मानना है कि हमें इसकी भी शिक्षा देनी चाहिए कि जीवन में विरोध कैसा हो। एक आदमी एक तीर को चला रहा है, तीर को भेजना है आगे और कमान को खींचता है वो पीछे। ये बिल्कुल विरोधी बात है। तीर को आगे भेजना है तो कमान को पीछे क्यों खींचते हो? लेकिन कमान को पीछे खींच के वो विरोध पैदा किया जा रहा है जिससे तीर आगे जाएगा। जिसे लंबी छलांग लेनी हो उसे 2 कदम पीछे लौटना पड़ता है। कोई कहेगा तुम पागल हो गए, लंबी छलांग लेनी तो पीछे क्यों लौटते हो, 2 कदम और कम हो जाएंगे। लेकिन लंबी छलांग लेने के लिए पीछे लौटने का विरोध गति लाएगा, मोमेंटम पैदा करेगा, और जो जितने पीछे लौट के गति दे पाएगा उतनी तीव्र छलांग ले पाएगा। इसलिए पीछे लौटने वाला हमेशा हारने वाला नहीं होता, पीछे लौटने वाला जीतने वाला भी हो सकता है, अगर वो पीछे इसलिए लौटा हो कि और लंबी छलांग ले सके। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को विरोधों के बीच में कैसे जीना, ये सिखाना होगा। हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं 2 में से एक को चुन लो और जियो। एक आदमी ग्रस्त है, वो कहता है घर गृहस्थी में मैं कैसे शांत हूं, यहां तो बड़ी उल्टी स्थिति है, प्रतिकूल सब दृष्टियों से। विचार और चित्त के विकास में भी विरोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिन देशों में जितनी वैचारिक विरोध की हवा रही है उन देशों में तर्क ने, विचार ने उतनी गति की। जिन देशों में श्रद्धा की, आस्था की, स्वीकार करने की, अविरोध की धारणा रही है उन देशों में मस्तिष्क उतना ही कम विकसित हुआ है, क्योंकि चुनौती ही खत्म हो गई। जैसे हमारा ही देश है, हमारे देश में मस्तिष्क ने वो विकास नहीं किया जो वो कर सकता था, क्योंकि इधर हमारी पूरी व्यवस्था ये है कि कोई विरोध ना करे,
कोई नास्तिक ना हो, कोई इंकार ना करे, सब हाँ कहने वाले लोग हों, ना कहने की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो जब सब हाँ कहने वाले लोग होंगे तो वो तनाव पैदा नहीं होता। जो ना कहे तो हाँ में बल डालता है, हाँ निर्बल हो जाता है, धीरे धीरे हाँ बिल्कुल औपचारिक हो जाता है, अंततः हाँ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें मतलब ही तब था जब कोई ना कह सकता था। अब हाँ यानी बेमानी बात हो जाती है, वो सिर्फ शिष्टाचार का हिस्सा हो जाता है। और अंततः शरीर, मन और आत्मा तक हमें सब तरह के विरोधों का उपयोग करके और जीवन को हम कितना ऊंचा ले जा सकते हैं। दोनों विरोधों को मिला के, थीसिस और एंटीथीसिस को, वाद और प्रतिवाद को मिला के हम सिंथेसिस में कैसे ले जा सकते हैं, यही संपूर्ण शिक्षा का आधार होना चाहिए सब दिशाओं में। फिर सिंथेसिस जो है, संवाद जो है, वो फिर थीसिस बन जाना चाहिए, ताकि फिर उसकी एंटीथीसिस पैदा हो। और इसलिए प्रतिपल विरोध हो, मिलन फिर नए विरोध के लिए शुरुआत हो जाए। तब मनुष्य डायलेक्ट्रिकल है, मनुष्य का विकास जो है द्वंद्वात्मक है, दो द्वंद्व के बीच से सारा विकास है। तो मैं कहूंगा कि कंट्राडिक्शंस ना हो ऐसा नहीं, कंट्राडिक्शंस जरूर स्वस्थ हों, शानदार हों, अर्थपूर्ण हों, और फिर भी दोनों के बीच में एक तालमेल हो, एक गहरे में एक मिलन भी हो, गहरे से मिलन न टूटे। तो आने वाले समाज में हम ऐसी कल्पना करते हैं नियमों की। बहुत डेलिकेट, बहुत सूक्ष्म ये बात हुई, क्योंकि सीधी सीधी एक बात समझ लेनी बहुत आसान है। एक बात आसान है समझने की, समाज कहे कि नियम हो कि बच्चे आज्ञा पालन करें, बूढ़ों की श्रद्धा करें। ये बहुत सरल है, बूढ़ों के लिए विवाद खत्म हो गया, विरोध टूट गया। और मेरा मानना है इससे बच्चे तो मरेंगे ही, नष्ट होंगे ही, बूढ़े भी नष्ट होंगे, क्योंकि बच्चों के विरोध में बूढ़े अंत तक बच्चे रहेंगे, अंत तक उनको सीखने की तैयारी दिखानी पड़ेगी, अंत तक उनको युवा होना पड़ेगा, अंत तक उनको खोज जारी रखनी पड़ेगी अगर बच्चे विरोध करते हो तो। और बच्चे अगर विरोध करेंगे तो ही उनके भीतर ऊर्जा पैदा होगी, उस विरोध से ही ऊर्जा पैदा होगी, शक्ति पैदा होगी, और वो शक्ति उनके जीवन को आगे ले जाएगी। तो मेरा मानना ऐसा हुआ कि बच्चे आज्ञा पालन करें, उनके विवेक को ठीक लगे वहां तक, और जहां उनके विवेक को ठीक ना लगे वहां वो उतनी ही अवज्ञा करें और उतने ही समर्थ हो आज्ञा तोड़ने में भी जितना आज्ञा पालन करने में समर्थ। अर्थात ये हुआ मतलब कि बच्चा पूर्ण स्वतंत्र हो, आज्ञा पालन करने में भी और आज्ञा तोड़ने में भी उसके विवेक की स्वतंत्रता कायम रखी जाए। ये दोनों विरोध उसमें मौजूद रहने चाहिए कि वो चाहे तो माने और चाहे तो न माने। इस मानने और न मानने का अगर संतुलन ठीक से हो पाए तो इस बच्चे का विकास होगा, तो इस समाज का विकास होगा। और इसी भांति मैं सारे नियमों को मानता हूं कि वहां हमें विरोधी नियम को नष्ट नहीं कर देना चाहिए। विरोधी नियम को भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, आस्तिक को भी उतना ही, नास्तिक को भी उतना ही सम्मान नास्तिक को। तो आस्तिकता में भी प्राण आएगा और नास्तिकता भी प्राणवान होगी। और ये दोनों तो द्वंद्व है, पूर्ण कोई भी नहीं है। इन दोनों के तालमेल से जब किसी व्यक्ति में तीसरी चीज पैदा होती है, वो फिर नास्तिक होता ना नास्तिक होता, वो धार्मिक हो जाता है। वो सिंथेसिस है इन दोनों के, ये दोनों विरोधी ईंटें मिलकर उसमें एक आर्च बनाती है और वो धार्मिक हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर नास्तिकता बिल्कुल नहीं है, उसके भीतर की आस्तिकता एकदम इम्पोर्टेंट होती, उसमें कोई बल ही नहीं होता, क्योंकि विरोधी हिस्से ही नहीं है। वो ऐसा दरवाजा है जिसमें एक से ईंटें लगी हैं जो गिर ही जाएगा, खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि विरोध के दबाव से दरवाजा खड़ा होता था। और फिर ये भी पूछा आपने कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय समाज बने,